हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो थोड़ा सा मेरी तबीयत और भी ख़राब है, ज़ुकाम हुआ है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ आपको ऐसी लगेगी भड़की सी। अगर आपको कोई इशू हो तो सॉरी, माफ़ करना और कोऑपरेट करना। चलिए, आज हम हिस्ट्री में अगला वो पढ़ते। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम कुछ वंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। हमने पिछले में हर्षवर्धन के बारे में, तो उससे हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा में अगला वंश गुर्जर प्रतिहार वंश था। हरियाणा में गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआत नागभट्ट द्वितीय से मानी जाती है। नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को पराजित करके हरियाणा प्रदेश पर अधिकार किया था। नागभट्ट कौन था? मिहिर भोज 9वीं शताब्दी में पेहवा घोड़े का व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। भोजदेव के अभिलेख में पेहोवा से मिलते हैं। भोजदेव के अभिलेख पेहोवा से मिलते हैं। पेहोवा जो कि एक घोड़े का व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। पेहवा गांव है जो घोड़े के व्यापार के लिए तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा में अगला वंश गुर्जर प्रतिहार वंश था। हरियाणा में गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआत नागभट्ट द्वितीय से मानी जाती है। नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को पराजित करके हरियाणा प्रदेश पर अधिकार किया था। मिहिर भोज। अब चलते हैं हम मिहिर भोज प्रथम 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक राजा रहा। कौन? मिहिर भोज प्रथम। मिहिर भोज राजा के समय का पेहवा अभिलेख मिला है। मैंने अभी बताया, मिहिर भोज राजा के समय का एक पेहवा में अभिलेख मिला है। यहाँ घोड़े का एक बड़ा व्यापार केंद्र था, जहाँ पर घोड़ों की खरीद बेच होती थी। यहाँ पे घोड़े खरीदे और बेचे जाते थे। मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य किया और अपने राज्य का पूरा भार अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंप दिया। महेंद्रपाल अगले राजा बने। दोबारा से देखेंगे, मिहिर भोज ने कब से कब तक राजा रहा। मिहिर भोज 836 ईस्वी से लेके 885 ईस्वी तक राजा रहा। मिहिर भोज राजा के समय का पेहवा अभिलेख मिला है, जहाँ पे क्या होता था, घोड़े बेचे और खरीदे जाते थे। ठीक है, यहाँ घोड़ों का बड़ा व्यापारिक केंद्र था। मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से अपने राज्य का पूरा भाग अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंप दिया गया। महेंद्रपाल अगला राजा बना। किसके बाद? मिहिर भोज के बाद अगला राजा कौन बनना? महेंद्रपाल। महेंद्रपाल मिहिर भोज के पुत्र थे, जो कन्नौज की गद्दी पर बैठे थे। महेंद्रपाल किसकी गद्दी पर बैठे थे? कन्नौज की गद्दी पर बैठे थे। महेंद्रपाल के समय का एक पेहवा अभिलेख मिला है, जिससे हमें उस समय के मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। घोड़ों का व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि मिहिर भोज के टाइम में घोड़े खरीदे और बेचे जाते थे। और उनके बेटे जो महेंद्रपाल मिहिर भोज के पुत्र थे, उनके समय में कौन से पेहवा अभिलेख मिलते हैं, जिसमें क्या होता था, मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती है। उस समय मंदिर के निर्माण किए गए थे। ठीक है, किसके समय में किए गए थे मंदिर का निर्माण? महेंद्रपाल के समय में किया गया था।
अब चलिए थोड़ा थोड़ा कराते हैं, जितना तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी है उतनी उतनी थोड़ी थोड़ी सी मैं जानकारी दे रही हूँ। इससे अब ये होगा कि थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन उतना पढ़ेंगे जितना हमारे पेपर में आए। ठीक है, चलो हरियाणा में अब तोमर वंश के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस समय हरियाणा में तोमर वंश था। कौन सा वंश था? तोमर वंश था। मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर 2 बार आक्रमण किया। पहली बार 1009 ईस्वी में वह असफल रहा और दूसरी बार 6 वर्ष बाद 1014 ईस्वी में वह सफल हुआ। तो मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर कितनी बार आक्रमण किया? 2 बार आक्रमण किया। एक बार 1009 में किया जिसमें वह असफल रहा और एक बार 1014 में किया 6 वर्ष बाद जिसमें वह सफल रहा। एक बार 1009 में किया उसमें असफल रहा, दूसरी बार 6 वर्ष बाद 1014 ईस्वी में किया जिसमें वो सफल रहा। जब पहली बार मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया और वह असफल रहा तो उसके 6 वर्ष बाद वह अपनी पूरी तैयारी के साथ आया और 1014 ईस्वी में वह जब उसने आक्रमण किया तो वह सफल रहा। गजनवी ने हरियाणा में भारी लूटपाट मचाई और चक्रस्वामी विष्णु की प्रतिमा को नष्ट कर दिया। किसकी प्रतिमा को नष्ट कर दिया? विष्णु भगवान की प्रतिमा को। उनको क्या कहा जाता है? चक्रस्वामी कहा जाता है, क्योंकि उनके हाथ में चक्र रहता था, इसलिए विष्णु भगवान को क्या कहा? चक्रस्वामी। विष्णु की प्रतिमा को नष्ट कर दिया। चक्रस्वामी महाराज भगवान विष्णु कहा जाता था। इस मूर्ति को उसने मक्का मदीना की सीढ़ियों पर लगा दिया। कहाँ लगा दिया? मक्का मदीना की सीढ़ियों पर लगा दिया। मक्का मदीना की सीढ़ियों पर लगा दिया। कहाँ लगाया? मक्का मदीना की सीढ़ियों पर लगा दिया। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारी भगवान विष्णु का अपमान करने के लिए उस मूर्ति को कहाँ लगवाया? मक्का मदीना की सीढ़ियों पर लगवा दिया। इससे भगवान का अपमान हुआ, इसीलिए मोहम्मद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के बाद उसके भतीजे मसूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया। 1037 ईस्वी में जब हरियाणा पर आक्रमण किया तब हांसी के राजा कुमारपाल थे। कौन थे? कुमारपाल। अनंगपाल द्वितीय 1051 से लेकर 1081 तक कुमारपाल तोमर वंश की मृत्यु के बाद अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश गद्दी पर बैठा। कुमारपाल की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? अनंगपाल, जिसने कब से कब तक राज्य किया? 1051 से लेकर 1081 तक राज्य किया। किसकी मृत्यु के बाद बैठा था ये? कुमारपाल की मृत्यु के बाद अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश की गद्दी पर बैठा। इसके बाद चौहान वंश पे आ जाइए। थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा, सॉरी, मुझसे ऐसा ही लिया गया। थोड़ी तबीयत ख़राब थी ना, तो इस वजह से आँखों में भी जोर पड़ रहा था, तो इस वजह से थोड़ा पीडीएफ में भी आपको प्लीज़ कोऑपरेट कर लीजिए। आज के लिए आगे से अच्छा पीडीएफ बना के लेके आऊँगी। अभी एक तो त्योहारों का टाइम चल रहा है और तबीयत भी ख़राब हो गई, एकदम से सारे काम हो गए, तो इस वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता और तबीयत की वजह से मन थोड़ा वैसा रहता है, सर में दर्द वगैरह होता है। आप सब तो जानते हो जुकाम में कैसी हालत हो जाती है, तो इसी वजह से ये सब हो रहा है। जल्दी में और अच्छी पीडीएफ बना के लेके आऊँगी। चलिए अब पढ़ते हैं हरियाणा का चौहान वंश। तोमर वंश की खराब हालत को देखकर तोमर वंश की खराब हालत को देखकर अनंग राज ने क्या किया?
1139 में हरियाणा पर आक्रमण कर दिया। इस राजवंश के संस्थापक का नाम राजा वासुदेव चौहान था। क्या था? राजा वासुदेव चौहान था। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का एक शक्तिशाली शासक था। इन्होंने महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि प्राप्त की तथा हरियाणा सहित दिल्ली पर कब्जा किया, जिससे हरियाणा का प्रमुख रूप से हांसी का दुर्ग था। क्या? जिसमें हरियाणा का प्रमुख रूप से हांसी का दुर्ग था। प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना, थोड़ा सा एडजस्ट। आज के लिए सॉरी। चौहान वंश के महान एवं अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान थे। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे, तृतीय थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। इन्होंने दिल्ली के आसपास अपने पराक्रमण से चौहान वंश के महान साम्राज्य की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राय पिथौरा भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप लिख लेना, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट ही पेपरों में पूछे जाते हैं। इनका जन्म 1165 ईस्वी में हुआ। यह अजमेर के शासक सोमेश्वर और कमला देवी के पुत्र थे। कौन थे ये? कहाँ के शासक थे? अजमेर के। इनके पिता सोमेश्वर और माता कमला देवी थी। पृथ्वीराज चौहान ने बिना किसी हथियार के शेर को मार गिराया, जिसके कारण उन्हें अजमेर का शेर भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने बिना किसी हथियार के शेर को मार गिराया, जिसके कारण उन्हें अजमेर का शेर की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? अजमेर के शेर की उपाधि दी गई। इन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान को उनके पिता की मृत्यु के पश्चात 1178 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में ही अजमेर का राजा घोषित कर दिया गया। इनकी बहादुरी एवं शौर्य से प्रभावित होकर इनके नाना अनंगपाल ने उन्हें दिल्ली के सिंहासन पर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। कब घोषित किया गया? 13 वर्ष की आयु में ही उनको राजा बना दिया गया। पृथ्वीराज चौहान ने गद्दी पर बैठने के पश्चात साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाते हुए 1182 ईस्वी में भाड़ान के राजा को परास्त किया और रेवाड़ी, भिवानी, अलवर क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया गया। सोचो, 13 वर्ष की आयु में ही जो बच्चा इतना पराक्रमी होगा, वो आगे चल के उसने क्या क्या किया होगा। चलिए देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। इस वंश के प्रमुख शासक थे विग्रहराज प्रथम। ठीक है, विग्रहराज प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? 734 ईस्वी से लेकर 759 ईस्वी तक। गोविंदराज प्रथम 809 ईस्वी से लेकर 836 ईस्वी तक। फिर विग्रहराज द्वितीय 971 ईस्वी से 988 ईस्वी तक। फिर उसके बाद विग्रहराज तृतीय 1070 से लेकर 1090 ईस्वी तक। विग्रहराज चतुर्थ 1050 से लेकर 1164 तक। फिर पृथ्वीराज चौहान 1178 से लेकर 1192 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो 6th क्लास की NCERT की बुक में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। तरावड़ी की लड़ाई देखिए, तरावड़ी, करनाल यानी तराइन, वहाँ पर 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। कितने महत्वपूर्ण हुए? तराइन के 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। पहला युद्ध किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। तथा दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई थे। चंद्रबरदाई को पृथ्वीचंद भट्ट के नाम से भी जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज चंद्र भट्ट के नाम से जाना जाता है। चलो एक बार और देखें। तराइन के का युद्ध तरावड़ी यानी जो करनाल में है, तराइन का युद्ध 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध लड़े गए? 3 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। लेकिन कैसे हराया? धोखे से हराया। ठीक है। उसके बाद 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रवरदाई थे। चंद्रवरदाई को पृथ्वीचंद भट्ट के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पृथ्वीचंद्र भट्ट के नाम से जाना जाता था। तराइन के युद्ध की जानकारी हमें चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक पृथ्वीराज रासो से मिलती है। अब ये जरूरी पॉइंट है कि पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखी? चंद्रवरदाई ने लिखी। या फिर ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि चंद्रवरदाई ने किस पृथ्वीराज चौहान के बारे में पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या था? तो उस पुस्तक का नाम है पुस्तक पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 और 16 ईस्वी में इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित किया था। इसके बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है। ठीक है। पहले देखो, तराइन के 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है 1191 में। वो कैसे होता है? किस किस के बीच होता है? पृथ्वीराज चौहान के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच। उसमें कौन जीतता है? उसमें पृथ्वीराज चौहान जीतता है। फिर उसके बाद दूसरा युद्ध कब होता है तराइन का? 1992। कब होता है? 1192 में। ठीक है। 1192 में होता है। फिर 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। लेकिन कैसे जीतता है? वह पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराता है। ठीक है। और इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। फिर उसके बाद 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बारे में फिर चंद्रवरदाई जी जो दरबारी कवि हैं वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं। ठीक है। फिर तीसरा युद्ध कब होता है? 1215 और 16 के बीच होता है। किस किस के बीच होता है? इल्तुतमिश के बीच और चौहान वंश के बीच होता है। यल्दौज, और उसमें यल्दौज को वो पराजित कर देता है तराइन के युद्ध में। यल्दौज में तो उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। इसकी स्थापना हो जाती है, गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। अब चलते हैं गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या क्या होता है। गौरी की मृत्यु के बाद जब 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का राजा बना। कहाँ का राजा बना? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का राजा बनता है, जिसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश का अगला राजा इल्तुतमिश बना। 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक राजा रहा। इसके बाद रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा। किसके बाद बैठा? इल्तुतमिश के बाद कौन बैठा? रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा, जो एक कमज़ोर शासक था। वो कैसा शासक था? एक कमज़ोर शासक था। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। कौन गद्दी पर बैठी? रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लेना कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया बेगम थी। कौन थी? रजिया बेगम थी। रजिया बेगम ने बठिंडा की सूबेदार अल्तुनिया से शादी की। अल्तुनिया और रजिया बेगम हरियाणा होते हुए जब दिल्ली वापस लौट रहे थे, तब रजिया बेगम के भाई बहराम ने 13 अक्टूबर 1240 को कैथल में दोनों का कत्ल कर दिया। बताओ
भाई ने ही दोनों को मार दिया। क्या ज़माना था उस टाइम भी। देखो, यह भारत की प्रथम महिला शासिका बनी। रजिया बेगम ने भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से शादी की। किससे शादी की? रजिया बेगम ने अल्तुनिया से शादी की। अल्तुनिया और रजिया बेगम हरियाणा होते हुए जब दिल्ली लौट रहे थे, तब रजिया के भाई बहराम ने 13 अक्टूबर 1240 को कैथल में दोनों का कत्ल कर दिया। और रजिया बेगम का मकबरा कैथल में स्थित है। इसके बाद बहराम 1240 से 1242 तक राजा रहा। वो तो है ही, जो उसने इसीलिए दोनों का कत्ल किया था जिससे वो राजा बन जाए। तो अगला राजा कौन बना? बहराम बना। कब से कब तक रहा? 1240 से लेकर 1242, यानी 2 साल तक रहा। ठीक है। बलबन, चलिए अब बलबन के बारे में पढ़ लेते हैं, जो गुलाम वंश का शासक था। बलबन 1266 से लेकर 88 तक राजा रहा। 1263 में 1263 ईस्वी में बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। इससे पूर्व वह हासी का इक्तेदार था। 1265 ईस्वी में बलबन ने हरियाणा में लगभग सभी वन कटवा दिए। इसके कारण 1265 ईस्वी में बलबन ने एक विशाल सेना के साथ आक्रमण करके मेवातियों को पराजित किया। मेवातियों की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? वन थे। इन्हीं वनों के पीछे, इन्हीं वनों में छुपकर वो आक्रमण करते थे। लेकिन बलबन ने उनकी इसी ताकत को कटवा दिया, यानी इसी ताकत को ख़त्म कर दिया। सबसे पहले उसने क्या किया? वनों को कटवा दिया, जिससे जो मेवाती थे उनकी ताकत कम हो जाए। और उसने पहले वनों को कटवाया। फिर उसके बाद 1265 ईस्वी में विशाल सेना के साथ बलबन ने आक्रमण करके मेवातियों को पराजित कर दिया। उसके बाद कहाँ थे? यहाँ थे। पराजित कर दिया। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि 1246 से लेके 1266 तक राजा रहा था, वह एक पागल और कमज़ोर शासक था। इस समय बलबन ही कार्यकाल संभालता था। बलबन के समय मेव जाति के लोग आक्रमण करते थे। 13 शताब्दी में बलबन ने गोपालगिरी दुर्ग बनवाया, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या था? उसमें मेन पॉइंट ये था कि बलबन ने पहले तो वनों को कटवाया। जो मेवाती, बलबन के समय में कौन थे? मेवाती ज़्यादा थे, मेव लोग ज़्यादा थे। उनकी क्या ताकत थी? वो कैसे आक्रमण करते थे? वनों में छुप छुप के आक्रमण करते थे। वो वन में छुप जाते थे, जिससे आक्रमणकारियों को वो ना दिखे और वो छुपकर आक्रमण करते थे। वही उनकी ताकत थी। तो बलबन ने सबसे पहले उनकी ताकत को ख़त्म किया, सारे वनों को कटवा दिया और फिर उन्होंने मेवातियों पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने एक 13वीं शताब्दी में गोपालगिरी दुर्ग बनवाया, जो हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम में है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। इसका रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे, बाकी का कल करेंगे। ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। गुर्जर प्रतिहार वंश। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा में अगला वंश गुर्जर प्रतिहार वंश था। हरियाणा में गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआत नागभट्ट ने द्वितीय ने की थी। नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को पराजित करके हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर दिया था। मिहिर भोज प्रथम 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक राजा रहा। मिहिर भोज राजा के समय में पेहवा अभिलेख मिला, जिससे यह पता चलता है कि उस समय घोड़ों का व्यापार होता था और घोड़े खरीदे और बेचे जाते थे। उसके बाद उसने मिहिर भोज तीर्थ यात्रा पर चला गया और अपने पुत्र को राजपाट सारा सौंप दिया। मिहिर भोज के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्रपाल था। क्या था? महेंद्रपाल था। महेंद्रपाल के समय वह कन्नौज का शासक बना और
उसके समय में भी पेशवा अभिलेख मिला। उसमें पेशवा अभिलेख में उस समय के मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। अब आ जाते हैं तोमर वंश के बारे में। तोमर वंश में क्या था? हरियाणा पर जब मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया था तो उस समय हरियाणा में तोमर वंश था। तोमर वंश के समय में किसने आक्रमण किया? मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया। कितनी बार किया? 2 बार किया। पहली बार 1009 ईस्वी में किया, उसमें वह असफल रहा। फिर 6 साल बाद उसने अपनी सेना को दृढ़ बना के, शक्तिशाली बना के तब आया। कब आया? 1014 में। फिर जब वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था तो सफल तो होना ही था, तो उस दूसरे आक्रमण में उसने सफलता प्राप्त की। गजनबी ने हरियाणा में भारी लूटपाट मचाई। चक्र स्वामी की मूर्ति को नष्ट कर दिया गया। उस चक्र स्वामी महाराज को विष्णु कहा जाता था। इस मूर्ति को उसने मक्का मदीना की सीढ़ियों पर रख दिया। क्यों रख दिया? उसके अपमान के कारण रख दिया, उसका अपमान करने के लिए रख दिया। इसीलिए महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। महमूद गजनबी के बाद उसके भतीजे मसूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया। 1037 ईस्वी में जब हरियाणा पर आक्रमण किया तो हांसी के राजा कुमारपाल थे। अनंगपाल द्वितीय उस कुमारपाल के बाद फिर अनंगपाल द्वितीय 1051 से लेकर 1081 तक राजा बने। कुमारपाल की मृत्यु के बाद उसके बाद कौन सा वंश आया? चौहान वंश आया। अनंगपाल के बाद कौन सा वंश आया? चौहान वंश आया। चौहान वंश तोमर वंश की खराब हालत को देखकर अर्नव के राजा ने 1139 ईस्वी में हरियाणा पर आक्रमण कर दिया। इस राजवंश के संस्थापक का नाम राजा वासुदेव चौहान था। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का एक शक्तिशाली शासक था। इन्होंने महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की तथा हरियाणा सहित दिल्ली पर आक्रमण किया। इसके हरियाणा का प्रमुख रूप से हांसी का दुर्ग था। ठीक है। चौहान वंश के महान एवं अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। इन्होंने दिल्ली के आसपास अपने पराक्रम से चौहान वंश के महान साम्राज्य की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान को पिथौरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राय पिथौरा भी कहा जाता है। इनका जन्म 1165 में हुआ। ये अजमेर के शासक सोमेश्वर कमला देवी के पुत्र थे। पृथ्वीराज चौहान ने बिना किसी हथियार के शेर को मार गिराया, इसीलिए इन्हें अजमेर का शेर भी कहा जाता है। इन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान को उनके पिता की मृत्यु के पश्चात 1178 में 13 वर्ष की आयु में ही सिंहासन पर बिठा दिया गया, अजमेर की गद्दी पर बिठा दिया गया। इनकी बहादुरी और शौर्य से प्रभावित होकर इनके नाना अनंगपाल ने दिल्ली के शासक का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने गद्दी पर बैठने के पश्चात साम्राज्य का विस्तार नीति अपनाते हुए 1182 में भाड़ान के राजा को परास्त किया और रेवाड़ी, भिवानी, अलवर के क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया था। उसके बाद इस वंश के प्रमुख शासक थे विग्रहराज प्रथम, जिन्होंने 734 ईस्वी से 759 ईस्वी तक राज किया। गोविंद राज प्रथम, जिन्होंने 809 ईस्वी से लेकर 836 ईस्वी तक राज किया। विग्रहराज द्वितीय, जिन्होंने 971 से लेकर 988 तक राज किया। विग्रहराज तृतीय, जिन्होंने 1070 से लेकर 1090 तक राज किया। फिर उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ आए, 1050 से लेकर 1164 ईस्वी तक रहे। फिर पृथ्वीराज चौहान 1178 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक रहे। इसके बाद में अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो 6th क्लास की NCERT की बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं इसमें पहले से ही मेंशन हुआ पड़ा है। ठीक है। तरावड़ी का यानी तराइन का युद्ध। तराइन के 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध लड़ा गया 1191 में, जो किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई। फिर दूसरा हुआ 92 में, वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, लेकिन इसमें अब की बार विजय किसकी हुई? मोहम्मद गौरी की हुई, क्योंकि उसने धोखे से विजय प्राप्त की। उसने धोखे से पृथ्वीराज को जो हराया। उसके बाद 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई।
कितने में? 1206 में मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीचंद भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। तराइन के युद्ध की जानकारी हमें चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक पृथ्वीराज रासो में मिलती है। पृथ्वीराज रासो में किस चीज़ की हमें जानकारी मिलती है? तराइन के युद्धों की जानकारी मिलती है। ठीक है। तराइन का तीसरा युद्ध 1215-16 ईस्वी में इल्तुतमिश ने यलदौज को पराजित किया था। इसके बाद गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है। फिर गुलाम वंश के बाद गुलाम वंश पे आ जाते हैं। घोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का राजा बना, जिसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश का अगला राजा इल्तुतमिश बना। 1210 से 1236 ईस्वी तक राजा रहा। इसके बाद रुकुमुद्दीन गद्दी पर बैठा, जो एक कमजोर शासक था। फिर 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक एक रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। यह एक भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया बेगम ने भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से शादी की। अल्तुनिया और रजिया जब हरियाणा होते हुए दिल्ली वापस लौट रहे थे, तब रजिया के भाई बहराम ने 13 अक्टूबर 1240 को कैथल में दोनों का कत्ल करवा दिया और रजिया का मकबरा कैथल में स्थित है। इसके बाद बहराम 1240 से 1242 तक राजा रहा। अब आ जाते हैं बलबन पे। बलबन 1266 से 1288 तक राजा रहा। 1263 में बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। इससे पूर्व वह हांसी का इक्केदार था और 1265 में बलबन ने हरियाणा में लगभग सभी वन कटवा दिए। इसके बाद 1265 ईस्वी में बलबन ने एक विशाल सेना के साथ आक्रमण करके मेवातियों को पराजित किया। नसीरुद्दीन मोहम्मद गजनबी मोहम्मद, जो कि 1240 से लेकर 1266 तक राजा रहा, वह एक पागल और कमजोर शासक था। इस समय बलबन ही कार्यकाल समाप्त था। बलबन के समय मीर जाति के लोग आक्रमण करते थे। 13 शताब्दी में बलबन ने गोपालगिरी दुर्ग बनवाया, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और थोड़ा सा जो ब्लर हो रहा था उस पर भी आपने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। आप समझ रहे होंगे कि थोड़ी सी त्योहार की व्यस्तता और थोड़ी सी तबीयत भी साथ नहीं दे रही, तो इस वजह से ये सब हो पा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। आप लोग पढ़ना ना छोड़ें। अगर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।